नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए, टैटू बोलेगा, कातिलों का राज खोलेगा। मोहब्बत के टैटू ने आखिर कैसे किया ब्लाइंड केस का पर्दाफाश। इस केस की पूरी तफ्तीश बस थोड़ी देर में, और आपके सामने होगा शर्ट फाड़ने वाला कातिल, जो एक्टिंग में इतना माहिर है कि कत्ल करता है, फिर जिसका कत्ल करता है उसकी 13वीं में भी जाता है, मुंडन भी करवाता है। इस ड्रामेबाज कातिल से भी हम आपको मिलवाएंगे और साथ ही दिखाएंगे, हेलो मंत्री जी, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, और होगा सेहरा और साजिश का चौंकाने वाला खुलासा। आज मुर्दा बोलेगा, मुर्दा अपने कातिलों का राज खोलेगा। आप भी सोच रहे होंगे, जो मर गया वो कैसे अपने कातिलों का सुराग दे सकता है? तो बस आप देखते जाइए, क्योंकि एक मुर्दे की मोहब्बत और उस मोहब्बत के टैटू ने उस मुर्दे के गुनहगारों को बेनकाब कर दिया है। आप भी देखिए, टैटू बोलेगा, कातिलों सीसीटीवी में कैद होते हैं। 1 मिनट 6 सेकंड की वो मिस्ट्री, जहां पुलिस वालों के पास इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने के लिए कोई सुराग नहीं होते, क्योंकि यहां लाश का कोई अता पता नहीं था, ना ही उसका नाम, न मरने वाले का ठिकाना। यानी लाश के पास कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे पुलिस वाले उसके कातिलों तक पहुंच सकें। लेकिन अक्सर कहा जाता है, लाश अपने कातिलों का पता जरूर देती है, चाहे किसी लाश को जला दिया जाए या फिर किसी लाश को कब्र में गाड़ दिया जाए। लेकिन लाश के पास खुद ऐसे सबूत होते हैं जो उसके गुनहगारों का पर्दाफाश कर ही देती है। फॉरेंसिक साइंस इस बात की गवाही देता है कि मुर्दा सच बोलता है, लेकिन इस केस में पुलिस वालों को फॉरेंसिक रिपोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहां इस कोडवर्ड वाली लाश के हाथ पर एक टैटू बना था, अपनी मोहब्बत का टैटू। तो ये जानकारी लगी कि मृतक इंद्र प्रजापति नाम का व्यक्ति है और इसके लक्ष्मी जो इसके हाथ पे गुदा हुआ था, वो लक्ष्मी नाम की महिला से इसके संबंध थे। दरअसल इंदौर के एरोड्रम इलाके की पौष कॉलोनी अंबिकापुर में एक शख्स की लाश को 2 एक्टिवा सवार इस खाली प्लॉट पर फेंक कर गए थे, जहां कातिलों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। इस खाली पड़े प्लॉट पर कातिलों ने इस लाश को फेंका था। लाश के हाथ पैर बंधे थे, जिसके हाथ पर लिखा था NSG ओम, और एक महिला के नाम का टैटू बना था, उसका नाम गुदा हुआ था। इसी महिला के नाम से इस केस की तफ्तीश शुरू की गई, जहां पुलिस वालों को पता चला कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि मृतक की महबूबा है। लक्ष्मी से संबंध इंद्र प्रजापति के थे। जिस बात को लेकर लक्ष्मी के लड़के लखन को आपत्ति रहती थी, लखन जो है वो पहले जो ओरिजिनल पति था उसका लड़का था। इसके अलावा संगीता जो उसकी बहन थी, जो कि दिग्विजय सिंह मल्टी में रहती है, उसके लड़के रोहित से भी इसका विवाद था, झगड़ा हुआ था इनमें आपस में। इसी बीच लाश को जिस एक्टिवा पर ये कातिल लेकर आए थे, उसका गाड़ी नंबर भी पुलिस को मिल गया, और फिर पता चला इस केस की मास्टरमाइंड मृतक की प्रेमिका का बेटा और बहन है। पुलिस ने इसमें फाइनली 24 घंटे के अंदर न केवल मृतक की पहचान की, बल्कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कत्ल की वजह क्या है? तो मृतक, जिसकी शिनाख्त इंद्र प्रजापत के तौर पर हुई, दरअसल इंद्र प्रजापत की मोहब्बत से कातिलों को नफरत थी, क्योंकि इंद्र प्रजापत जिस महिला से प्यार करता था वो शादीशुदा थी, जिसका बेटा अपनी मां की नाजायज मोहब्बत से हमेशा गुस्से में रहता था, जो अपनी मां के प्रेमी से बदला लेने की फिराक में था। और इस केस में आरोपी का साथ दिया उसकी मौसी संगीता ने। तो ये प्लानिंग हुई संगीता के साथ में रोहित, लखन, कालू और बबलू, ये जो इसमें 4 व्यक्ति हैं, राजेश बोरासी, कालू, बबलू, ये सब कहाँ दिग्विजय सिंह मल्टी के रहने वाले हैं। यानी इंद्र प्रजापत की प्रेमिका की बहन और बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इंद्र प्रजापत पेशे से ऑटो ड्राइवर था, जो अपने साथ मोबाइल भी नहीं रखता था। आरोपी बहाने से सवारी बनकर इंद्र प्रजापत के ऑटो में सवार हुए और फिर इन आरोपियों ने इंद्र प्रजापत को मौत के घाट उतार दिया। पहले मृतक को पकड़ के ये कंडीलपुरा पुल के पास ले गए, वहाँ उसके साथ मारपीट की, और उसके बाद में छोटे बांगड़दा रोड में जो है इसको चाकू से भी मारा और इसके डंडे से हाथ पैर भी तोड़ दिए
बेदम पिटाई करने के बाद में इसको मरा समझ के, और वो जो अपना एक्सटेंशन है, ये अंबिकापुरी एक्सटेंशन में फेंक के चले गए। पुलिस वालों के लिए प्रेमिका के नाम का टैटू सबसे बड़ा सुराग बना और उसने प्रेमिका और बदलापुर की इस मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको एक ऐसे कातिल से मिलवाते हैं, शर्ट फाड़ने वाला कातिल, जिसने एक शख्स का कत्ल किया और अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसने इतने नाटक किए कि इस नौटंकीबाज कातिल को देखकर पुलिस भी हैरान है। लेकिन इस शर्ट फाड़ने वाले कातिल की सारी चाल को एक पत्थर ने बेनकाब कर दिया। गुनाह की 13वीं कत्ल का रिक्रिएशन। पत्थर ने खोला राज। कातिल ड्रामेबाज। मुआवजे के लिए कत्ल। अब तक आपने ना जाने कत्ल के कितने किस्से सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन एक पत्थर ने कैसे कत्ल का राज खोला, ये वाकई हैरान करने वाला है। किसी भी कत्ल की ऐसी तफ्तीश जहां एक कातिल पूरे वक्त पुलिस वालों की तफ्तीश पर पैनी निगाह रखता है। यहाँ तक कि वो कातिल जिसका कत्ल करता है उसके अंतिम संस्कार में शामिल भी होता है। यानी ये कातिल कत्ल से लेकर 13वीं तक पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा। हम आपको ये बता दें, इस कातिल का नाम है शिवपाल, जिसने क्रिसमस के दिन 52 साल के साहिब सिंह की हत्या की। और अपने गुनाह को छिपाने के लिए इसने जो कहानी गढ़ी वो तो और हैरान करने वाली है। जहां इस ड्रामेबाज कातिल ने पहले अपनी शर्ट फाड़ी और फिर लोगों के सामने मदद की गुहार लगाने लगा, कहने लगा वो लोग उसे मार देंगे। आप भी सुनिए। 10 बजे तक उन्हें पानी वाला और बोले कि मैं सो जाऊँ, तो मैंने कहा सो जाओ। तो सर मैं उनसे आने की बहुत दूर गया, थोड़ी दूर पानी बाल दिया था। तो सर बहुत देर आवाज़ आई, तो मैंने कहा यार काई की आवाज़ आई, तो मैंने बोला पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया। तो सर वहाँ जाके देखा 3 आदमी खड़े थे, 2 आदमी मेरे को पकड़ा और मैं भगा। ठीक है, ये टी शर्ट इतनी फाड़ दी और मैं देख के भग गया, फिर छुड़ा के एकदम। कौन थे, पहचानता हूँ? नहीं सर। तो सुना ना आपने, चेहरे पर एकदम ऐसी दहशत की कोई भी इस ड्रामेबाज कातिल की एक्टिंग का मुरीद हो जाए। कत्ल की स्क्रिप्टिंग भी ऐसी की कोई भी इस पर शक न कर सकी। दरअसल शिवपाल ने साहिब सिंह का कत्ल किया, जिसके लिए वो उसे बहाने से खेत पर ले गया और उसने साहिब सिंह से कहा आप सो जाओ, खेत में पानी मैं दे दूंगा। लेकिन ये तो इस कातिल शिवपाल की चाल थी, जिसने सोते हुए साहिब सिंह पर पत्थर से वार किया और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद इस कातिल शिवपाल का ड्रामा शुरू हुआ, जहां ये गांव वालों को अलग ही कहानी सुनाने लगा। कहानी ये कि 3 लोग थे जिनके चंगुल से बचकर ये आया, लेकिन उन तीनों ने साहिब सिंह को मार डाला। यही कहानी इस कातिल ने पुलिस वालों को भी सुनाई। इस पूरी कहानी में अहम सुराग था वो पत्थर की आवाज आना। आप भी सुनिए। तो सर बहुत देर आवाज़ आई, तो मैंने कहा यार काई की आवाज़ आई, तो मैंने बोला पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया। तो सर वहाँ जाके देखा 3 आदमी खड़े थे, 2 आदमी मेरे को पकड़ा और मैं भगा। पिताजी के साथ में खेत में पानी देने के लिए रात में करीब 9:30 बजे आया था और 1 आध घंटा पानी देने के बाद में पिताजी 10:30 बजे नीम के झाड़ के नीचे सो गए और बोले मैं खुद वहाँ पे थोड़ी दूर पे वहाँ पे नाली बनाकर पानी दे रहा था। बोले मुझे अचानक एक धप्पे से आवाज़ सुनाई दी, तो मैं दौड़ता हुआ गया कि पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ। तो वहाँ पे देखा तो 3 लोग खड़े हुए थे। तो 3 लोगों ने, एक ने मेरी कॉलर पकड़ी, दूसरे ने मेरी मैं भागने लगा तो मेरी टी शर्ट पकड़ी, तो मेरी टी शर्ट फट गई। लेकिन मैं उनसे छूट के भागा और फिर गांव से मैं जितेंद्र और अपने रिश्तेदारों को बुला के काफ़ी लोगों को बुला के लेकर आया। हम आपको बता दें, शिवपाल ने पुलिस वालों को इस कत्ल के पीछे एक शख्स का नाम बताया, जिससे मृतक साहिब की पुरानी रंजिश थी। लेकिन कातिल शिवपाल की ये थ्योरी पुलिस वालों ने खारिज कर दी। 1 साल पहले वाले पिताजी नाली खोद रहे थे खेत में, तो बबलू ने कहा था कि नाली वाली मत खोद, नहीं तो जेसीबी के नीचे गाड़ दो। तो रंजिश वाला पहलू देखा जाए तो केवल एक बबलू सगड़ियाओं का जो निवासी है उसके साथ में
इतनी छोटी सी बात थी। इसके बाद पुलिस वालों ने शिवपाल की उस झूठी कहानी के लिए मर्डर का रिक्रिएशन कराया। कत्ल के तरीके को दोहराया गया, जहां ये बात सामने आई कि गरखेत में पानी देने के लिए पंप चलेगा और उस वक्त किसी की पत्थर से पटक कर हत्या की जाए तो पत्थर की आवाज क्या, कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। जबकि शिवपाल का कहना था कि उसने धपाक की आवाज सुनी थी। इसी सुराग ने कातिल शिवपाल को बेनकाब कर दिया। तो अगले दिन प्रैक्टिकल करके देखा कि जिस स्थान पे वो बताता है पत्थर गिरने की आवाज सुनाई देना, वहाँ पे यदि एक घटना स्थल पे पत्थर पटका जाए ऊपर से तो वहाँ इतनी दूरी पे पत्थर की आवाज गिरने की सुनाई नहीं देती, क्योंकि जहाँ पे लाश पड़ी हुई है वहाँ पर पास में एक पानी का डबरा सा भरा हुआ, उसमें एक मोटा पाइप लगा और पानी चल रहा था। तो पानी चलने की इतनी तेज आवाज के साथ में पत्थर गिरने की आवाज वहाँ पे सुनाई दे, संभव नहीं था। खरगोन के सनावत थाना इलाके के सगड़ियाव गांव में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी, जहां पत्थर ने एक पत्थर दिल बेटे को बेनकाब कर दिया। शिवपाल कोई और नहीं बल्कि मृतक साहिब सिंह का बेटा है, जिसने अपना कर्जा उतारने और जमीन के मुआवजे 72 लाख को पाने के लिए अपने पिता साहिब सिंह का ही कत्ल कर दिया। तो इसको ये लगता था, मन में आया कि यदि पिताजी नहीं रहेंगे तो पैसे के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर, चूंकि अकेला है तो इसका सीधा नियंत्रण रहेगा। तो इसने बस इसके मन में विचार आया कि पिताजी को रास्ते से हटाना चाहिए। इस कातिल बेटे ने चाल तो खूब चली थी, लेकिन रिश्तों के इस कातिल को पुलिस ने अपनी तफ्तीश से बेनकाब कर दिया। तफ्तीश के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहां उस इलाके में गोली की गुत्थी के राज रायपुर पुलिस खंगाल रही है, जहां एक इलाके में दो बदमाश दो फायर करते हैं और किसी का कत्ल हो जाता है। रायपुर पुलिस गोली की इस गुत्थी को सुलझा ही रही थी कि उसके पास एक और फोन कॉल आता है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रायपुर में एक और कत्ल हो जाता है। एक महिला की बेरहमी से हत्या होती है, जिसे ताबड़तोड़ चाकू मारे गए थे। 8 घंटे में हुए इस 2 कत्ल से रायपुर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप भी देखिए दिल दहला देने वाली वारदात, 8 घंटे 2 कत्ल, एक सुसाइड। वक्त रात के 8 बजे, 2 बदमाश, 2 गोली, एक कत्ल। गोली की गुत्थी। वक्त तड़के 4 बजे, लड़की का बेरहमी से हुआ कत्ल। चाकू घोंपकर हुई हत्या। आठ घंटे 2 कत्ल, एक सुसाइड। रायपुर में डर लगता है। पहले आप ये सुनिए। बोरिया खुर्द में आरडी कॉलोनी है, जहाँ पे एक राजेश जायसवाल नामक व्यक्ति है, जो कल रात को 7 से 8 के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 2 गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। अब ये सुनिए। पचबड़ी नाका में एक युवक है, युवक ने एक लड़की की हत्या करके खुद फांसी में लगा लिया है। महज 8 घंटे और इन 8 घंटों ने राजधानी रायपुर को दहलाकर रख दिया। रात के तकरीबन 7-8 बजे के बीच इस इलाके में गोलियां चलती हैं। गोलियों की गूंज से इलाका दहल जाता है। 2 बदमाश 2 फायर करते हैं। जिन बदमाशों का निशाना बना नारियल पानी बेचने वाला राकेश जायसवाल। इस वारदात में क्या हुआ? किसने राकेश जायसवाल को गोली मारी, क्यों मारी और इस सनसनीखेज वारदात की वजह क्या है? तो इस केस की रायपुर की टिकरापारा थाना पुलिस तफ्तीश कर रही है। राकेश जायसवाल को गोली मारी गई। 28 साल के राकेश जायसवाल को गोकुल नगर और बोरिया खुर्द आरडीए कॉलोनी के सुनसान रास्ते पर स्थित CSEB पावर हाउस के सामने गोली मारी गई।
राकेश को गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थीं। पुरिया खुर्द में आरडी कॉलोनी है, जहाँ पे एक राजेश जायसवाल नामक व्यक्ति है जो कल रात को 7 से 8 के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 2 गोली मारकर उसकी हत्या की गई है, जिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सवाल है कि आखिर राकेश का मर्डर किसने किया? तो पुलिस के मुताबिक कातिल मृतक राकेश के जान पहचान वाले थे। पुलिस की माने तो शराब पीने के दौरान आरोपी और राकेश के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में राकेश पर गोली चलाई गई। दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि मृतक राकेश का मोबाइल, पर्स गायब है। तो क्या लूटपाट इस हत्या के पीछे की वजह है? इस एंगल पर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। टिकरापारा थाना पुलिस गोली की इस गुत्थी को सुलझा पाती, तभी इसी थाना इलाके से एक और वारदात सामने आई, जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा कर रख दिए। वक्त तड़के 4 बजे, लड़की का बेरहमी से हुआ कत्ल, चाकू घोंपकर हुई हत्या। पचपेड़ी नाका इलाके के इसी घर में एक प्रेमी ने खूनी खेल खेला। इस घर में तड़के 4 बजे चीखने की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि इस घर में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका पर चाकू से लगातार वार कर रहा था, जिसने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या की। प्रेमी प्रेमिका दोनों इस इलाके में बने ढाबे पर शेफ का काम करते थे, जो ढाबा मालिक के घर किराए से रह रहे थे। और इसी ढाबा मालिक के घर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, कातिल प्रेमी ने उसके बाद मौत को गले लगा लिया। उसने सुसाइड कर लिया। अब तक प्रेमिका के कत्ल और प्रेमी की सुसाइड की मिस्ट्री ही बनी हुई है। ये दोनों एक ही जगह तंदूर ढाबा है, वहाँ पे काम करते हैं और सेफ का काम करते हैं। लड़का बाहर का रहने वाला है और उसके जो तंदूर ढाबा के मालिक है, उनके द्वारा उनको दोनों लड़का और लड़की को घर प्रोवाइड किया गया था। और आज सुबह लड़का द्वारा उसकी हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया है। सवाल है कि आखिर किस बात पर प्रेमी ने प्रेमिका की जान ली? इस वजह का पुलिस पता लगा रही है। तो वहीं टिकरापारा थाना पुलिस राकेश जायसवाल के कत्ल और गोली की गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है, जहां 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महज 8 घंटे में एक ही थाना इलाके में हुए 2 कत्ल और 1 सुसाइड ने कानून के रखवालों की पेशानी पर बल ला दिया। तफ्तीश के लिए रायपुर से देवव्रत भगत और राघवेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हेलो मंत्री जी, आपकी फाइल खुलने वाली है। एक खूबसूरत शहर जो बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसी सर्द शहर से एक ऐसा फोन कॉल छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी को आता है, जिस फोन कॉल से सर्द रात में पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। जहां फोन करने वाला कहता है, हेलो मंत्री जी, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। आखिर किसके लिए बजी थी ये खतरे की घंटी? आप भी देखिए कैसे कैसे नटवर लाल। हेलो मंत्री जी, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। 2 लाख रुपए दो वरना फाइल खुल जाएगी। ₹1700 किलोमीटर दूर से आया कॉल। कोई जज्बात के सौदागर, कोई फेंके फरेब का जाल, कैसे कैसे नटवर लाल। 1700 किलोमीटर दूर शिमला के चौपाल से छत्तीसगढ़ के मंत्री जी को फोन आया। इस फोन कॉल के बाद तो पुलिस वालों की नींद उड़ गई। अब पूरा का पूरा पुलिस महकमा उस फोन कॉल पर बात करने वाले शख्स को ढूंढने लगा। साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई और फिर जो लोकेशन ट्रेस हुई वो थी शिमला से 40 किलोमीटर दूर चौपाल की। यानी इतने अंदरूनी इलाके से कोई मंत्री जी से फिरौती मांग रहा था, केस को रफा दफा करने की बात कर रहा था।
हैरानी की बात देखिए, वो खुद को सीबीआई का अधिकारी बता रहा था, वो मंत्री को धमकी दे रहा था, धमकी भरे लिहाज में बातें कर रहा था और बार बार मंत्री जी से यही कह रहा था आपकी जांच पेंडिंग है, और इसके एवज में मंत्री जी से 2 लाख रुपए मांग रहा था। माननीय मंत्री कवासी लखमा जी को उनके निजी नंबर पे कोई शख्स द्वारा उनको धमकी दी गई थी कि सीबीआई में आपके खिलाफ जांच पेंडिंग है और जांच पेंडिंग में आपकी मैं मदद कर सकता हूं, मैं सीबीआई का अफसर हूं, ऐसे करके इसने फोन किया था। अब आपको ये बता दें, छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा को फोन पर धमकाने वाला ये शख्स कोई सीबीआई अधिकारी नहीं है, बल्कि वो तो मंत्री जी से ठगी कर रहा था। अब सवाल है कि आखिर ठगी की इस वारदात में एक छोटे से इलाके में रहने वाले इस शख्स ने मंत्री को निशाना क्यों बनाया? तो पहले ये जान लीजिए, ये शख्स है शिमला के चौपाल का रहने वाला अंकुश शर्मा। बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अंकुश ने आखिर क्यों मंत्री कवासी लखमा को ठगने का प्लान बनाया? तो आरोपी अंकुश ने कहीं पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री अनपढ़ हैं और फिर उसने वेबसाइट से मंत्री जी का फोन नंबर तलाशा और मंत्री को ठगने का प्लान बनाया। वेबसाइट के माध्यम से मंत्री जी के बारे में उसको ये पता चला था कि मंत्री जी अनपढ़ हैं, तो शायद मैं इसको मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। उसके मन में ये बात आई और उसने उनके वेबसाइट से उनका नंबर लेके उनको कांटेक्ट किया। लेकिन ये चाल अंकुश पर ही भारी पड़ गई। दरअसल अंकुश पैसों की तंगी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से उसने ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वो काफ़ी गरीब परिस्थिति का है और बीकॉम का स्टूडेंट था, अभी फिलहाल कंप्यूटर का काम सीख रहा था। अभी तो मंत्री को धमकाने वाले इस ठगराज का आपको पता चला है। अब रायपुर के बाद हम आपको एमपी के जबलपुर लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो विदेशों में बैठे लोगों को हुस्न की परियां अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही हैं। जहां आरोप है कि एक मैट्रिमोनियल साइट शादी के नाम पर ठगी कर रही है, जहां बाकायदा शादी करने वाले लड़कों से लड़कियों की बात कराई जाती है, उनके परिवार की बात कराई जाती है और शादी कराने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। यानी जज्बात के सौदागर 7 समंदर पार बैठे लड़कों से सेहरे के नाम पर साजिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा गैंग है जो सफल मैट्रिमोनियल के नाम से काम कर रहा है, नाम वो चेंज करते रहते हैं, जिसमें एक गिरोह है और संगठन स्तर पर ये काम करते हैं। एक तरीके से प्रोफेशनल लोग हैं जो लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं, क्योंकि अमाउंट इनका कम रहता है, 3,000 या 5,000 रुपए ये जमा कराते हैं शादी फिक्स कराने या जो भी ब्राइड ग्रूम या ब्राइड के परिवार के बारे में जानकारी देने के संदर्भ में। अब आपको एक और ठगी करने वाली गैंग से मिलवाते हैं। बिहार के पटना की ये वो गैंग है जो विधायकों को अपने झांसे में लेकर उनके रिश्तेदारों ठेकेदारों को फंसाती थी। खुद को मिनिस्ट्री में आईएएस बताने वाला इस ठग गैंग का सरगना आईएएस एग्जाम में मुख्य परीक्षा भी पास कर चुका है, जो फर्जी आईएएस अधिकारी बन लोगों को फंसाता था। यही नहीं, उसने बिहार में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर विधायक का चुनाव भी लड़ा है। पटना के ये गैंग है, इसमें अभी तक हमारे पास 3 अपराधी पकड़ में आ चुके हैं। 3 में एक अभिषेक रंजन, दूसरा अजय और तीसरा चितरंजन, तीनों ही पटना के रहने वाले हैं। और इनका जो सरगना कुख्यात है अभिषेक रंजन, ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करता था और मेंस की इसने एग्जाम क्लियर भी कर रखी थी, इसके द्वारा बताया गया है। साथ ही एक और बड़ा इसने खुलासा किया है कि ये स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में विधानसभा चुनाव पिछले बिहार में लड़ चुका है। मंदसौर में पकड़ी गई इस गैंग ने ठगी का जो तरीका निकाला है, उससे खुद पुलिस वाले भी हैरान हैं। अब पुलिस इस 420 गैंग की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। तफ्तीश के लिए रायपुर से राघवेंद्र साहू, जबलपुर से पवन पटेल और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।